नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित मूलवासी बचाओ मंच को 1 वर्ष के लिए विधि विरुद्ध घोषित किया है। और सीबीआई ने राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। बस्तर जिले के चित्रकोट में कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही पर्यटन के लिए चिन्हित बस्तर अंचल के स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सौर समाधान और मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया। साथ ही सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ भी किया। बस्तर प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बस्तर और सरगुजा के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता पर रखा है। इन क्षेत्रों के विकास में आदिवासी विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कल सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय परंपरा के संरक्षक बैगा, गुनिया और सिरहा को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैगा, गुनिया और सिरहा जैसे परंपरागत जनजातीय समुदायों को अब प्रत्येक वर्ष 5-5 हजार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। इस संबंध में अधिसूचना कल जारी कर दी गई। यह शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने कल रायपुर स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय में लेखा परीक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग सरकार तथा जनता के बीच विश्वास का एक सेतु है, जो सुनिश्चित करता है कि हर संसाधन का सदुपयोग हो और हर निर्णय समाज के हित में हो। इस अवसर पर राज्यपाल ने सामुदायिक भवन परिसर में पौधारोपण भी किया। लेखा परीक्षा सप्ताह 22 नवंबर तक चलेगा। राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी कर प्रदेश की मस्जिदों में प्रत्येक जुम्मे यानी शुक्रवार की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के विषय पर वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने प्रदेश की मस्जिदों के मुतवल्लियों को पत्र भेजकर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश 22 नवंबर से लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित मूलवासी बचाओ मंच को 1 वर्ष के लिए विधि विरुद्ध घोषित किया है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन के अनुसार मूलवासी बचाओ मंच द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल के कैंपों और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यों का लगातार विरोध किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत इस संगठन पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य शासन ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले की सिमगा नगर पंचायत को नगर पालिका गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत सिमगा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद सिमगा की सीमाएं होंगी। केरल के बाद छत्तीसगढ़ में भी इको रेस्टोरेशन पॉलिसी बनाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में कल नवा रायपुर में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से छत्तीसगढ़ इको रेस्टोरेशन पॉलिसी पर दूसरी राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के नोडल अधिकारी अरुण कुमार पांडे ने बताया कि जनवरी महीने में इको रेस्टोरेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की अनुमति के बाद इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसे लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा। प्रदेश में इन दिनों नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया चल रही है। दावा आपत्ति आमंत्रित करने की अंतिम तिथि कल 20 नवंबर है। प्राप्त समाचार के अनुसार सीबीआई ने राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने कुछ दिनों पहले राज्य सेवा परीक्षा में अनियमितता और घोटालों के सिलसिले में उनके घर पर छापेमारी भी की थी। इस बीच राज्य सरकार ने शराब घोटाले के आरोपी अरुणपति त्रिपाठी के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। अरुणपति त्रिपाठी आबकारी विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। अरुणपति त्रिपाठी के खिलाफ ईडी और एसीबी भी जांच कर रही है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों को उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेक मेटला इलाके से तलाशी अभियान के दौरान पकड़ा गया है। पकड़े गए माओवादियों के पास से 3 टिफिन बम, कॉर्डक्स वायर, बिजली का तार और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। उधर नारायणपुर जिले के उत्तरी अबूझमाठ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 2 आईईडी बरामद किए हैं, जिन्हें मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। गौरेला पेंड और मरवाही जिले की पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 12 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी कपिल बरनवाल को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गिरफ्तार किया है। ठगी के शिकार एक युवक द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद मरवाही पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी ने 12 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में आसनसोल में चली 9 महीने की कथित ट्रेनिंग के दौरान लिए थे। ठगों ने ट्रेनिंग के दौरान युवक को प्लेटफार्म ले जाकर रेल के डिब्बे गिनवाए। मरवाही पुलिस द्वारा पहले भी 3 अन्य आरोपियों को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले के मुख्य आरोपी कपिल पर आसनसोल में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर घूमने का मामला भी दर्ज है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह बाघ अभयारण्य 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के लगभग 2049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाघ रहते हैं। वहीं उसके आसपास का लगभग 780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बफर जोन है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और असम में मानस बाघ अभयारण्य के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। हाल में प्रारंभ किए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह कार्ड बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि 29 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने के 3 सप्ताह के भीतर हासिल की गई है। वय वंदना कार्ड पात्र वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य उपचार तक विशेष पहुंच प्रदान करेगा। यह कार्ड सार्वभौमिक है। इसमें कोई आय सीमा नहीं है, चाहे वे गरीब हो, मध्यम वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हों। यह कार्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि घर पर बुजुर्गों के लिए जेब से होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो जाए। रायपुर के मोवा में आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में 10 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सरगुजा जिले के 4 खिलाड़ियों ने कर्नाटक के कुर्ग में आयोजित प्रोफेशनल नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है।
यह प्रतियोगिता 10 से 14 नवंबर तक आयोजित की गई थी। इन खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में करीब 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस स्पर्धा की तैयारी और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्वागत समिति का गठन कर दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर पूर्वी हवाओं के असर से प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।